हेलो। कैसे हैं आप लोग? एकदम शानदार, बहुत अच्छा। चलिए हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात की। कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़े थे, तो वहां क्या होता है, एक मेटल होता है, लिगेंड होते हैं। लिगेंड क्या करते हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है जिससे कॉम्प्लेक्स तैयार होता है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तब उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, क्या होंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उनके बारे में चर्चा करते हैं आज। ठीक है, तो जैसे अगर कॉम्प्लेक्स की बात की तो बनता कैसे, एक मेटल आया भैया, लिगेंड आया, ठीक है, एक हो गया इक्विलिब्रियम, यहां पे मान लीजिए K1 कांस्टेंट ले लिए तो बन गया कॉम्प्लेक्स क्या, Ml। तो जो K1 है वो क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। वैसे कोई भी, जैसे Ml में फिर से एक और ऐड कर दिए, Ml2 बन गया। ठीक है, तो ये जो बन रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यही जब कॉम्प्लेक्स के टर्म में बात आती है तो इसको हम लोग नाम देते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट का। ठीक है, तो यही स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिसाइड करता है कि क्या स्टेबिलिटी होगी इन सब की। अब दूसरी बात, स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमारे दिमाग में आ गया तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भैया स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता क्या। देखिए, स्टेबिलिटी कांस्टेंट अभी चर्चा की है ना कि क्या होता है, जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वही क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये दो टाइप का है, एक है भैया स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, क्या है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, और एक है ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। अब नाम से तो कुछ समझ में आ ही रहा है, अंदेशा कुछ लग रहा है भैया ये कहना क्या चाहता है, तो हम लोग देख लेते क्या कहना चाहते। स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट का मतलब, जैसे मान लीजिए हमको MLN बनाना है, MLN मतलब M के साथ कितने, M के साथ कितने लिगेंड, N लिगेंड। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक लिगेंड जोड़ते जाएंगे। जैसे M पे L जोड़े तो क्या बना, ML बना, फिर M पे 2L ML ये जो बना उसमें एक L जोड़े तो ML2 बन गया, फिर इसमें ML2 में एक L जोड़ दिए तो ML3 बन गया। ऐसे ही जोड़ते जोड़ते गए तो MLN-1 मतलब जितना बनाना है उसमें से एक में एक L जोड़ दिए तो MLN बन गया। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं, एक एक लिगेंड स्टेप वाइज जब जोड़ते हैं तो उससे जो जनरेट होते हैं कांस्टेंट उनको बोलते हैं क्या, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कैसे निकलती है भैया, आपको पता है कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर है तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप लोग काइनेटिक्स में पढ़े होंगे ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आराम से इसी तरह सबका वैल्यू निकल जाता है। और जब ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात करते हैं तो अगर हमको ML बनाना है तो जोड़ दिए ML बन गया, ML2 बनाना है तो M में 2L जोड़ दिए डायरेक्ट, ML2 बन गया। ML3 बनाना है तो ML में 3L जोड़ दिए, ML3 बन गया। या MLN बनाना है तो M में NL जोड़ दिए, बन गया MLN। ठीक है, अब इसके लिए जो कांस्टेंट होते हैं उसको बीटा से डिसाइड करते हैं, बीटा दिखाया जाता है बीटा N। और जो ये कांस्टेंट तैयार होते हैं उन लोग को क्या बोलते हैं, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमको स्टेप वाइज लिगेंड जोड़ जोड़ के मेटल में बनाना है कॉम्प्लेक्स तो वो क्या हो गया, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। और अगर हमको क्या करना है, बारी बारी से जोड़ करके, सॉरी इकट्ठे जोड़ देना है, M में 5 लिगेंड डाल दिए ML5 बन जाए, कॉम्प्लेक्स तैयार ML5 वाला, तो उसको कहेंगे ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। समझ में आया, स्टेबिलिटी कांस्टेंट के दो टाइप क्या क्या है, स्टेप वाइज फॉर्मेशन और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। भैया अब क्या करते हैं, दोनों के बीच का रिलेशन थोड़ा पता कर लेते हैं ना। जब दोनों के बीच का रिलेशन हमको निकालना है तो क्या करते हैं, पहले दोनों का इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे ML बनाए, अगर M प्लस L जोड़े तो क्या बना, K1 में ML बना, जिसमें K1 की वैल्यू क्या आएगी, M
L अपान m डॉट l। आया ना भैया। और अगर ml में दो एक लिगेंड और जोड़ दे तो ml2 बन जाएगा। ये सब स्टेप वाइज चल रहा है। तो इसके लिए K2 की वैल्यू क्या आएगी, यहां से ml2 हो जाएगा और यहां होगा ml और क्या होगा भैया, वही ml3 बनाना है l, तो K3 की वैल्यू लिख देंगे, K3 ml3 बन जाएगा 2। तो इसके लिए K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ml3 अपॉन ml2 और l। ये हो गया सारे क्या स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू। वही अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात करें तो ml सेम वही आएगा बीटा के लिए, और ml3 के लिए अगर डायरेक्ट लिख देते हैं तो m में क्या लिगेंड जोड़ देते हैं, 3 L जोड़ देते हैं और हमारा बीटा 3 तैयार होता है, बनता क्या ml3। तो उसके लिए बीटा 3 की वैल्यू क्या होगी, ml3 अपॉन m और l के पावर 3। जब ये आपको पता है ना कि अगर जैसे इसके आगे जो रहता है वो पावर में चला जाता है कॉन्सेंट्रेशन के, काइनेटिक्स सब पढ़े आप नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो पढ़ा हुआ है आप देख सकते हैं। तो आपको क्या है, 3 लिगेंड जोड़े, लिगेंड है उसका कॉन्सेंट्रेशन। अब ये तीनों चीज आप माइंड में बैठा लीजिए। हम इसी से क्या करेंगे, दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे और निकाल करके ला देंगे यहां क्या होता है इन दोनों के बीच में संबंध। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन करते हैं। उसको नोट कर लिए ना सब लोग, नोट कर लीजिएगा ताकि याद रहेगा। रिलेशन निकालते हैं तो बीटा 3 हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। बीटा 3 इक्वल टू क्या था, ml3, बताइए ml3 अपॉन m इंटू l के पावर 3। नहीं तो था बीटा 3 में यही था। अब हम लोग क्या करते हैं, बीटा 3 में एक ml और ml2 का इंटू भी कर देते हैं और डिवाइड। ये जो इक्वेशन है मान लीजिए वन इक्वेशन है, तो इसमें क्या करते हैं, ml और ml2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखिए क्या आएगा, ml3 है अपॉन m l के पावर 3 और आ जाता है क्या, किससे इंटू की, ml ml2 से इंटू कर दिए और ml ml2 से डिवाइड कर दिए। कोई दिक्कत वहीं तक नहीं होगा। अब हम अपनी सुविधा के हिसाब से क्या की, इसको ऐसे कर दिया। अब क्या किए, फिर सुविधा देखते हैं, हम इन लोगों को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। कैसे कैसे अरेंज करेंगे, देखिए अरेंज कर लिए, ml लिख देंगे अपॉन, देखिए एक m ये दे लीजिए और इसमें से 3 L है ना, l के पावर 3 मतलब l इंटू l, तो एक l ले लीजिए और एक m ले लीजिए, m और l, ठीक है। दूसरा ml2 ले लीजिए, ये वाला ले लिए ऊपर का। फिर क्या किए, ये ले लिए ml ले लिए और इसमें से एक और ले लिए, ठीक। फिर तीसरा क्या किया, ml3 ले लिए, ml3 और डिवाइडेड बाय क्या किए, ml2 ले लिए और एक ये बचा हुआ था, इनको भी क्या किया हम लोग ले लिए। अब जब आप ये सारे देखेंगे ना, तो जो K1 K2 K3 की इक्वेशन थे ये यही थे। इसको देखेंगे तो ये K1 का है, K2 का है, K3 का। तो बीटा 3 निकल के क्या आ गया, K1 इंटू K2 इंटू K3 आ गया ना। बीटा 3 के लिए ये रिलेशनशिप हमको अगर निकालना और लॉग के फॉर्म में अगर निकालना है तो इन सबका क्या करें, लॉग ले लें, लॉग बीटा 3। अब चूंकि लॉग K1 लॉग K2 लॉग K3 का आप जानते हैं, K1 इंटू K2 3 n लॉग m इंटू n वाला फॉर्मूला, तो वहां पे क्या आ जाएगा, लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3। वही अगर बीटा n रहेगा, लॉग बीटा n रहेगा तो लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 एंड सो ऑन लॉग Kn। ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन निकल। जैसे अगर आपको कहीं पे लॉग की वैल्यू दी हुई, लॉग K1 लॉग K2 लॉग K3 लॉग K4 ये सब की वैल्यू अगर दी हुई है तो वहां से आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लॉग बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जान लीजिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उसकी, ठीक है। और एक चीज और, जैसे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये डेरिवेशन क्लियर है ना सबको, वेरी गुड। इसका नोट आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर हम इसको एक और इसमें से ऐड करना चाहें, देखिए क्योंकि डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं आसानी से। एक एक स्टेप देखते जाइए।
और अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि ml जोड़ रहे हैं, m में l जोड़ रहे हैं, तो क्या बन रहा है, ml बन रहा है। फिर उसी ml में l जोड़ रहे हैं तो ml2 बन रहा है। फिर उसी ml2 में l जोड़ रहे हैं तो ml3 बन रहा है। तो जब हम बात करते हैं जैसे यहाँ K1 है, K2 है, K3 है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, ये भी तो चर्चा आएगा ना कि दिमाग में कि K1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी या K3 की होगी, K2 किसकी ज्यादा होगी। तो देखिए समझ लीजिए कि जैसे ml में आकर के l जुड़ गया, कोई रिपल्शन नहीं हुआ, लिगेंड आया जुड़ गया, और दोबारा जब लिगेंड आएगा ऐड होने तो ये l क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। क्या समझे, अगर हम हैं, हमारे ही जैसे कैरेक्टर का कोई आ रहा है तो हमको क्या होगा, रिपल्सन, हम नहीं चाहेंगे कि वो आए, ठीक है। पर मेटल अपना किसी तरीके से भाई बुलाने के लिए आएगा ही आएगा, लेकिन ये प्रयास करेगा कि नो आए, तो इसके लिए वो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, तो इसकी K2 की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, फिर रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी। फिर वही ml2 में एक और l जाए तो यहाँ 2 लिगेंड आ जाएंगे अटैक, मतलब रिपल्सन करने के लिए, तो वहां और K3 वैल्यू, तो जो K1, K2, K3 या एंड सो ऑन आगे, उसकी वैल्यू क्या होती है, आपको स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। मतलब आपको जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्या होगी, घटती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है ना सबको, बहुत अच्छा। ये याद रखिएगा, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता है। जैसे अगर हम कहें कि अगर कोई एक क्वेश्चन दिया है, आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया कि यह CuNH3 का 4 आपको बनाना है और अलग अलग आपके पास दिया हुआ है, जैसे Cu2+ दे दिया और NH3, तो CuNH3 बन जाएगा 2+, उसके लिए K1 की वैल्यू कुछ दी हुई है, वैसे ही Cu2+ NH3 लॉग में दिया है, लॉग K1 भी देखते हैं। और फिर उसके बाद ये एक जो बना हुआ कॉम्प्लेक्स है CuNH3 का 1 है, फिर एक NH3 और ऐड हो गया, यहाँ 2+ है ही, तो यहाँ बन गया CuNH3 का 2+, फिर लॉग K2 की कुछ वैल्यू दी हुई है, फिर CuNH3 का 2+, एक NH3 और जुड़ गया, यहाँ K2 है और यहाँ K3 है, तो क्या होगा, CuNH3 का क्या बन जाएगा, थ्राइस बन जाएगा 2+, और यहाँ लॉग K3 की वैल्यू दी है, और CuNH3 4 बनाना है हमको ना, तो CuNH3 थ्राइस में एक और जोड़ दिए NH3, तो हमारा क्या बन गया, K4 की वैल्यू, और CuNH3 4 क्या होगा। अब देखिए क्या है, जैसे ये है लॉग K4, ठीक है। देखिए मान लीजिए लॉग K1 की वैल्यू दी हुई है 3.1 दी हुई है, ये आप कुछ भी दे सकता है, अपने हिसाब से समझिए, जो दिया रहेगा उसके बाद 2.9 दिया है, मान लो 2.6 दिया हुआ है और ये 2.3 दिया हुआ है, इतनी वैल्यू दी हुई है। अब हमको क्या करना है, लॉग बीटा की वैल्यू निकालनी, मतलब हमको डायरेक्ट Cu से ये बना देना है, Cu मिल गया, NH3 मिल गया, 4 NH3 लेकर के ये बना देंगे, तो उसके लिए लॉग क्या होगा, बीटा 4 होगा, और लॉग बीटा 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, और निकालेंगे तो क्या करेंगे, सारे को ऐड कर देंगे, लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 प्लस लॉग K4। ये ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, ऐसे दे दिया आपको क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन दिखेगा, दिमाग ऐसे ठंडा रहे, साला इतना बड़ा क्वेश्चन पूछे, कुछ नहीं, सबको ऐड कर दीजिए, 3.1 प्लस 2.9 प्लस 2.6, ये 2.7 शायद, तो आसान हो जाए, 2.3, ये 3.1 और 2.9 को जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6, और इसको जोड़ेंगे 2 2 4 7 1 5 हो जाएगा, तो ये 11, इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग बीटा। तो अगर स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट्स आपको अलग अलग वैल्यू दी हुई हैं, तो वहां से आप मेहनत करके थोड़ा सा ये निकाल सकते हैं, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, वेरी गुड। तो ये देखिए आपको क्या है, यहां से एक क्वेश्चन उठ सकता है, पहले तो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के अलग अलग वैल्यू दिए होंगे, मतलब क्या देगा, K1 है, K2 है, K3 है, K4 है, तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, एक रिएक्शन दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि K1 हमेशा सबसे ज्यादा होगा, K2 फिर K3 फिर K4, क्यों, क्योंकि लीगेंड आकर के एक बार जुड़ जाएंगे तो वो आने वाले लीगेंड के साथ क्या करेंगे, झगड़ा कर लेंगे, उनको आने नहीं देना चाहेंगे, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी डाउन होगी और उसकी वैल्यू कम होगी K2 की, K3 की,
ठीक है, फिर ऐसे ऐसे जैसे ज्यादा बढ़ता जाएगा तो रिपल्शन ज्यादा होता जाएगा और वैल्यू घटता जाएगा। समझ में आया ना आप सबको? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अभी लाएंगे अभी और चीजें, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ट्रांस इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन उससे रिलेटेड पूछता है। तो आज अभी इतना ही रखते हैं, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जहां नहीं समझ में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए, और आप दूसरों के भी पास पहुंचाइए वीडियो को। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।